हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल का चैप्टर 2 जिसका नाम है फेडरलिज्म। देखो बच्चों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे ये सारी वीडियोस जो हैं, ये चैप्टर्स जो हैं पॉलिटिकल के, ये चैप्टर्स मिल सकते हैं। लेकिन उसमें मैंने ये स्पेशल चैप्टर्स मैं आपके लिए बना रही हूँ जिसमें आपको नोट्स की भी ज़रूरत नहीं होगी। मतलब इसमें आप जो है, इसमें स्लाइड्स की मदद से आप नोट्स जो हैं वो आसानी से बना सकते हो। आप स्लाइड को पॉज करके ये नोट्स जो है वो इजीली बना सकते हो, जो कि आपको एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो इसी सीरीज में हम शुरू करते हैं आज सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं फेडरलिज्म है क्या। व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड अ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। देखो बच्चों, फेडरलिज्म जो है उसका मतलब है वो एक ऐसी गवर्नमेंट है, ऐसी गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसमें पावर जो है वो सेंट्रल और सेंट्रल के नीचे बहुत सारी ऐसी यूनिट्स होती हैं जिनके बीच में पावर्स जो है वो शेयर होती हैं, डिवाइडेड की जाती हैं। जैसे कि हमारा देश देखो, हमारे देश में क्या है, सेंट्रल की गवर्नमेंट अलग है, स्टेट की गवर्नमेंट अलग है, और फिर लोकल गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग होती है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में अलग अलग गवर्नमेंट होती है। तो हमारा देश अगर हम कहें तो हमारा देश जो है, इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री। अब देखो, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन फेडरेशन। फेडरेशन में गवर्नमेंट के कैसे लेवल्स होते हैं? यूजुअली अ फेडरेशन हैज़ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। दो तरह के गवर्नमेंट होते हैं। फर्स्ट ए गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्स फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। देखो, एक गवर्नमेंट होती है जो पूरे कंट्री की गवर्नमेंट होती है, पूरी कंट्री की, एंटायर कंट्री की गवर्नमेंट होती है, और उसके ऊपर यूजली रिस्पॉन्सिबल ऑफ फ्यू सब्जेक्ट, कुछ ही सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आती है। देखो, जितने भी टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी टोटल डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स को बांट दिया जाता है। तो इसमें कुछ ही जो डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं, जनरल डिपार्टमेंट होते हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है उसके ऊपर होती है। फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, जो कि पूरे नेशनल में सेम तरीके से होते हैं, वैसे सब्जेक्ट्स जो हैं वो इनके अंतर्गत आते हैं। दूसरे होते हैं गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर स्टेट। और जो गवर्नमेंट स्टेट की गवर्नमेंट होती है, जो इसके नीचे गवर्नमेंट आती है, वो उसका काम होता है पूरे स्टेट को देखना, और स्टेट में दिन से दिन जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है, जो उनके स्टेट से संबंधित जो भी चीज़ें होती है, जो भी बातें होती है, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इस दूसरी तरह की गवर्नमेंट में आती है। अब देखो, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के जो की फीचर्स हैं उनको हम देख लेते हैं एक बार। देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें जो फेडरलिज्म है उसमें दो या दो से ज़्यादा तरह की सरकारें जो हैं वो इसमें आती हैं। डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। इसमें जो है अलग अलग टीयर की गवर्नमेंट होती है, जिसमें गवर्न जो है सेम सिटीजन, यानी कि वही लोग इसमें गवर्न करते हैं। बट ईच टीयर हैज़ इट ओन जुरिस्डिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेचर, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इनका जो है अलग अलग तरीके का इनका जो है जुरिस्डिक्शन होता है। कहीं कहीं ये जो है इनके कानून अलग होते हैं, और कहीं कहीं इनका जो जुरिस्डिक्शन है वो अलग अलग होता है। मतलब कि इनका अपना अपना अधिकार होता है। द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाई इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो जुरिस्डिक्शन वही होगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। सो द एग्जिस्टेंस एंड द अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। इसलिए जितने भी ये टायर होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट के लेवल्स होते हैं, उसमें जो भी लोग, जो भी अथॉरिटी इसमें इन्वॉल्व होती है, वो सब कॉन्स्टिट्यूशनली कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए होते हैं। द फंडामेंटल प्रोविंसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सच चेंजेस रिक्वायर द कॉन्सेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना है, देखो बच्चों ध्यान से इस चीज़ को सुनना, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का चेंज होना है तो वो ये नहीं है कि कोई भी जाकर के उठा के लिख देगा। राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जो है वो हमारे देश का सबसे पहला
आदमी है, सबसे फर्स्ट सिटीजन जो है वो प्रेसिडेंट है, बट प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लाइन जो है वो चेंज कर देगा, कुछ भी उसमें ऐड कर देगा। इसका जो है कि प्रॉपर तरीका होता है, इसमें जो है सभी गवर्नमेंट, जितनी भी तरह की गवर्नमेंट है वो सब गवर्नमेंट जो है इन्वॉल्व होती है, तब जा कर के ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कोई भी चेंज जो है वो किया जाता है। Court have the power to interpret the constitution and the power of different level of government. The highest court act as an umpire if dispute arise between different level of government in the exercise of their respective power. अब कोर्ट जो है, कोर्ट के पास पूरी पावर है कि वो कोर्ट जो काम करेगा, कोर्ट के पास जो भी पावर है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही वो काम करेगा। और जो भी कोर्ट जो है उसको अगर हम कहें तो वो एक एम्पायर का काम करता है। जैसे दोनों टीमों के बीच में किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, उसको कौन ख़त्म करता है? एम्पायर करता है। तो ऐसे ही कोर्ट जो है वो इन गवर्नमेंट के लेवल को या कोई भी दो आदमी के बीच की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको उसके डिस्प्यूट को ख़त्म करने का काम किसका है? कोर्ट का है। तो ये काम जो है वो कोर्ट करता है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब ये गवर्नमेंट जो है वो चलती कैसे है, इसके पास पैसा कहाँ से आता है? तो जो सोर्सेज है रेवेन्यू के, जो टैक्सेस हैं वो भी इन लेवल की गवर्नमेंट के अलग अलग हैं। मतलब कुछ टैक्सेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और कुछ टैक्सेस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है और कुछ जो है वो लोकल गवर्नमेंट लेती है, जिससे कि ये अपना काम चलाते हैं। द फेडरल सिस्टम डज हैव ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स। जो फेडरल सिस्टम है उसके ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि दोहरे ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या क्या हैं? टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री वाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। ठीक है, ये क्या करती है? सेव करती है, प्रमोट करती है यूनिटी को, यानी कि जो हमारे देश में जो है रीजनल डाइवर्सिटी के साथ साथ भी हमारे यहाँ यूनिटी है। देखो हमारे देश के बारे में, इंडिया के बारे में कहा गया है कि हमारा देश जो है वो अनेकता में एकता है, यानी कि अलग अलग है, सब जगह के लोग अलग अलग हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश में क्या है? हमारे देश में एकता है, हम सब एक हैं। तो ये उसको भी प्रमोट करती है फेडरल सिस्टम। Therefore, two aspects are crucial for the institution and practice of federalism. Government at different level should agree to some rules of power sharing. अब अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट है तो इनके जो पावर शेयरिंग है वो भी अलग अलग है। कुछ पावर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और कुछ पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अवाइड by its part of the agreement. An ideal federal system has both aspect, mutual trust and agreement to live together. टाइप्स ऑफ फेडरेशन। अब हम देखते हैं ये फेडरेशन जो है वो कितने टाइप का होता है। सबसे पहला है टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। फर्स्ट है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन जो है उसका मतलब है इट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। मतलब कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट हैं वो इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो किस तरीके से एक साथ मिल करके जो सरकार है उसको खुद ही तरीके से बना करके अपनी जो यूनिट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बिग बना रहे हैं। सो दैट बाय पूलिंग सॉवरेंटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। ठीक है, तो वो अपनी सिक्योरिटी को इस तरीके से अपनी आइडेंटिटी के द्वारा बढ़ा रहे हैं। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। बच्चों देखो जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन स्टेट्स होते हैं दे आर डेवलप्ड कंट्री, और जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होते हैं दे आर अंडर डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री भी हम इनको कह सकते हैं। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है इट इज़ वेयर a large country divide into power between the constituent states and the national government. जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है उसमें ऐसी कंट्रीज होती हैं जो कि अपनी पावर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के बीच में बांट देती हैं, जो कि नेशनल, वहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। जैसे अगर इसका हम एग्जांपल देखें तो इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, ये कुछ ऐसे देश हैं जो कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में आते हैं।
अब इसके अलावा देखो, अभी मैं इतनी देर से आपको बोले जा रही हूँ कि बहुत सारी ऐसे मैटर्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि यूनियन लिस्ट में आते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं जो स्टेट के पास होते हैं। तो आइए हम उसको क्लासिफाइड करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं और कौन से सब्जेक्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं। 3 लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत 3 लिस्ट जो है वो लिखी गई हैं। फर्स्ट है यूनियन लिस्ट, सेकंड इज स्टेट लिस्ट और थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट जो है, यूनियन लिस्ट में वो सारे मैटर्स आते हैं जो कि जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज करती है, या उसको वो मैटर्स आते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको देखती है, या वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि स्टेट के पास होते हैं, और कंकरेंट लिस्ट ऐसे सब्जेक्ट्स की लिस्ट है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही काम करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसको। 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दस इज कंटेंट 3 लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। इसके अंतर्गत बच्चों देखो ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि पूरे देश के लिए ज़रूरी हैं, नेशनल इम्पोर्टेंस है। तो ऐसे सब्जेक्ट कौन से होते हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया, डिफेंस का जो मैटर है इट इज़ इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट। उसके बाद फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया और करेंसी हो गया। ये सारे जो डिपार्टमेंट्स है, ये सारे डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। नेक्स्ट है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में बच्चों देखो क्या आता है, जो कोई लोकल इम्पोर्टेंस है। लोकल इम्पोर्टेंस का मतलब जो देश के, मतलब स्टेट के अंदर की जो चीज़ें हैं, जैसे कि पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है और इरिगेशन है, ये सारी लिस्टें जो है ये स्टेट के अंतर्गत लिस्ट आती है। उसके बाद कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें दोनों ध्यान देते हैं, दोनों देखते हैं, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी देखती है और स्टेट गवर्नमेंट भी देखती है जिसको। इसमें कौन कौन से आते हैं, सच एज एजुकेशन। देखो एजुकेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट, अब स्कूल्स हैं, स्कूल आप देखते हो स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी होते हैं। फॉरेस्ट, जंगल जो है, जंगल में भी दोनों वो देखते हैं। ट्रेड यूनियंस हैं, मैरिज है, एडॉप्टेशन है एंड सक्सेशन, ये सारी चीज़ें जो है ये कंकरेंट लिस्ट के तहत आती हैं। तो ये 3 लिस्ट जो है बच्चों देखो, कभी कभी ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि 3 लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या डिफाइन द 3 लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या व्हाट आर द यूनियन लिस्ट, या कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, जिसको आप हो सकता है क्वेश्चन 5 नंबर में भी आ जाए। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। अब आगे हम बढ़ते हैं, बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ स्टेट इन इंडिया। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वॉज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया। दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन सेम स्टेट, एग्जाम्पल गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। सम स्टेट वॉज क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट बेस ऑन कल्चर, एथनिक और ज्योग्राफी। दिस इंक्लूड स्टेट लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। आप देखो बेसिस ऑफ क्रिएशन, क्रिएशन के बेसिस पे जो स्टेट्स हैं इंडिया के, उनको कहा गया है कि जैसे गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड बिहार, ये जो स्टेट हैं, इन स्टेट का जो इन स्टेट, जैसे स्टेट है, स्टेट जो है वो कैसे बनता है, स्टेट कोई भी स्टेट बनाने के लिए उसकी ज्योग्राफी देखी जाती है, उसके लोग देखे जाते हैं और उसका एरिया देखा जाता है। तो जो लिंग्विस्टिक स्टेट होते हैं उनका जो डेमोक्रेटिक, जैसे हमारे देश में आप देखो, पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव इन सेम स्टेट, एक स्टेट में एक ही तरह के लोग रहते हैं और एक ही तरह की वो भाषा बोलते हैं, जैसे कि गुजरात, वेस्ट बंगाल और बिहार। अब बिहार है, बिहार आप देख लो, बिहार ऐसा स्टेट है जहाँ पे एक जैसे ही लोग बोलते हैं, और अगर कोई जो एरिया है वो ज्योग्राफी के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे डेवलप हुआ है, तो उस एरिया को रिकॉग्नाइज किया, कुछ एरिया को रिकॉग्नाइज किया जाता है कल्चर के, लैंग्वेज के और एथनिक ग्रुप में उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, जैसे कि नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। तो ये जो है क्रिएशन ऑफ स्टेट इन इंडिया, मतलब कि इंडिया में स्टेट्स जो है वो कैसे बनाए जाते हैं। एक बेसिस पे स्टेट बनाए गए कि सेम लैंग्वेज है,
एक तरह के लोग हैं, एक तरह के रहते हैं और सेम लैंग्वेज बोलते हैं, तो उनका स्टेट बना दिया। और दूसरे तरीके के वहाँ का कल्चर है, एक जैसा है, ज्योग्राफी एक जैसी है और एथनिसिटी है। तो अब देखो, पहले क्या था, उत्तराखंड यूपी में था, ठीक है, यूपी था पूरा उत्तराखंड, लेकिन उत्तराखंड को अलग कर दिया गया यूपी से। क्यों किया गया? तो उसको ये जो दूसरी तरीके का जो ये बेसिस था, इस बेसिस के अंडर जो है उसको अलग किया गया। क्यों? क्योंकि देखो, जो यूपी का जो हिल एरिया था उसको उत्तराखंड बना दिया, और जो यूपी का प्लेन एरिया था उसको यूपी रहने दिया। तो ज्योग्राफिकल बेसिस पे जो था, वो ज्योग्राफिकल बेसिस पे उत्तराखंड जो है वो यूपी से अलग हो गया। तो ऐसे ही देखो, तीन और है, झारखंड है, झारखंड भी इसी बेसिस पे अलग किया गया बिहार से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेज पॉलिसी। अ सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हिंदी was identified as the official language, but it is the mother tongue of only about 40% of Indian. अब देखो, हमारे देश में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि ये हमारी जो है नेशनल लैंग्वेज है। नेशनल लैंग्वेज हमारी कोई एक नहीं है, बट हिंदी को जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया है। लेकिन सिर्फ 40% लोग जो है, 40% इंडियन जो हैं, उनकी मदर टंग हिंदी है। अब देखो, वहीं हम साउथ में चले जाते हैं तो साउथ के देशों के, साउथ के स्टेट के लोग जो है वो हिंदी नहीं समझते हैं, हिंदी नहीं बोल पाते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट सेड टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर द ऑफिशियल पर्पस। तो इसीलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ये मतलब बोला, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट है, अभी मैंने बताया, जैसे कि साउथ के स्टेट्स हैं जो कि हिंदी जो है वो नहीं जानते, उनको हिंदी बोलना पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो ऐसे एरिया के लिए इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई। अब आगे देखते हैं हम सेंटर स्टेट रिलेशन। अब सेंटर और स्टेट का रिलेशन क्या होता है? रिस्ट्रिक्टिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज बीन स्ट्रेंथेन्ड इन प्रैक्टिस. All these changes significant after 1990. This period saw the rise of regional political parties in many states of country. This was also the beginning of the era of coalition government. अब देखो बच्चों, हमारे देश में जो सेंटर स्टेट के रिलेशन है वो बहुत तरीके से हैं। जैसे कि देखो, 1990s में क्या हुआ था, बहुत 1990s के बाद, 1990 से पहले हमारे देश में बहुत कम पार्टीज थी, बहुत कम पॉलिटिकल पार्टीज थी। लेकिन 1990 के बाद में बहुत सारी ऐसी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सामने आई हैं। तो सामने जब आई हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, कोलिएशन गवर्नमेंट की शुरुआत हुई है। कोलिएशन गवर्नमेंट, अभी पीछे मैंने बताया था, जब एक सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो वो कुछ पार्टीज को, कुछ दूसरी पार्टीज के साथ मेजॉरिटी करके, कुछ दूसरी पार्टी को अपने में ज्वाइन करके वो कोलिएशन गवर्नमेंट बनाती है। कोलिएशन गवर्नमेंट का मतलब आप कह सकते हो मिली जुली सरकार, जब दो चार पार्टीज मिलकर के सरकार को बनाती है। तो ये 1990s के बाद जब से पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एरा में आई है, तब से इस चीज़ की शुरुआत हुई है। थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट, एक देखो, अभी तक हम पढ़ रहे थे, दो टीयर हमने पढ़े। फर्स्ट पढ़ा हमने सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा पढ़ा स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा बच्चों एक और गवर्नमेंट होती है, फेडरल पावर शेयर इन इंडिया नीड्स अनदर टीयर ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो फेडरल पावर को शेयर करने के लिए हमें एक और तरह की गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, बिलो दैट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के भी नीचे होती है, एंड इट इज़ कॉल्ड द लोकल गवर्नमेंट, और इसको लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। लोकल गवर्नमेंट इंक्लूडेड इट इज़ द थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट। इसको थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट कहा गया, विच इज़ बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अर्बन गवर्नमेंट को अगर कहा जाए तो म्यूनसिपैलिटी हो गया, और रूरल गवर्नमेंट में पंचायती राज गवर्नमेंट हो गया। थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट को हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट यानी कि शहरों में म्यूनसिपैलिटी और गाँवों में पंचायत या सरपंच या प्रधान जो भी होता है वो जो है वो इस थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं।
अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखो बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे होता है। अब मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात लिखी हुई है, कोई लाइन लिखी हुई है, और वो अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन बने हमारे कितना साल हो गया, कितने साल हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए। तो तब की टेक्नोलॉजी और अब की टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो ऐसा नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिख गया वही फॉर एवर रहेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में समय के साथ साथ बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं, होते जा रहे हैं। तो इन अमेंडमेंट को कैसे किया जाता है, ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे होते हैं। आप प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री अपने से जाके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर देंगे, नहीं कर सकते। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है कि उसमें अमेंडमेंट कैसे किए जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। The Constitution was amended to make the third tier of government more powerful and effective. Constitution में लिखा हुआ है कि जो हमारी थर्ड गवर्नमेंट है, जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इफेक्टेड है, यानी उसके पास बहुत ज़्यादा अधिकार है। नाउ इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये मैंडेटरी है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे इलेक्शन जो है लोकल बॉडीज के लिए इलेक्शन जो है वो होते रहेंगे। Seats are reserved in the elected body and the executive head of these institutions for the SC, STs and OBCs. अब इनकी सीट्स जो है वो रिजर्व रहेगी। रिजर्व SC, STs और OBCs के लिए कई जगह जो है लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन होते हैं, लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन होते हैं, उसमें कई जगह आपने देखा होगा कि कुछ सीटें जो है वो SC, ST और OBC के लिए या वुमेन के लिए रिजर्व होती हैं। एट लीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। देखो आ गया सामने, आ गई वही बात कि 1/3 सीट जो है वो वुमेन के लिए भी रिजर्व होती है। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के नाम से जानी जाती है। हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन, जिसका काम होता है, देखो इलेक्शन कमीशन जो है वो भी एक सेपरेट बॉडी है। इस पर किसी तरह से गवर्नमेंट का कोई भी रूल नहीं होता है, उसका अधिकार गवर्नमेंट का अधिकार नहीं होता है। ये और सुप्रीम कोर्ट अलग अलग सेपरेट बॉडी है। तो इलेक्शन कमीशन में जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है उसी का काम होता है कि म्यूनसिपैलिटी और पंचायत के चुनावों को कंडक्ट कराना। म्यूनसिपैलिटी में कब कब चुनाव होने वाले हैं या पंचायत के चुनाव जो भी होते हैं उसको कंडक्ट कराने का काम जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन का होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों अमेंडमेंट दे रखा है, अमेंडमेंट किया गया है, जिसके तहत जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है उसको स्पेशल अधिकार दिए गए हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट। अगर हम रूरल की बात करें, यानी रूरल मतलब गांव की बात करें, तो गांव की लोकल गवर्नमेंट जो है इज पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज। गांव में क्या कहते हैं, गांव में कैसी गवर्नमेंट होती है, पंचायती राज की गवर्नमेंट होती है, पंचायत होती है। दिस इज अ काउंसिल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर। इसमें जो है बहुत सारे वार्डों के, जितने भी गांव को कुछ वार्ड्स में बांट दिया जाता है और हर वार्ड का मेंबर जो होता है वो इसका मेंबर होता है, किसका, पंचायत का। ऑफन कॉल्ड पंच, जिनको पंच कहा जाता है, एंड अ प्रेसिडेंट और सरपंच, और एक जो इनका प्रेसिडेंट होता है, जो इनका हेड होता है, उनको उसको सरपंच कहा जाता है। इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द एंटायर विलेज। और गांव से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं, जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, वो सब डिसीजन यही लेते हैं। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजली कॉल्ड अ पंचायत समिति और ब्लॉक मंडल। जो कुछ ग्राम पंचायत होते हैं, कुछ ग्राम पंचायत मिल करके, देखो अब ये तो आ गई ग्राम पंचायत की बात, किसी एक गांव की बात, लेकिन जब कुछ आसपास के गांव मिल करके एक ग्रुप टुगेदर, एक साथ एक ग्रुप बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं पंचायत समिति और ब्लॉक मंडल। जैसे आसपास के 2 4 5 गांव ने मिल करके एक ग्रुप बना लिया, उसको कहा गया पंचायत समिति और ब्लॉक मंडल। ऑल द पंचायत समिति और मंडल्स इन द डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंसिस्ट द जिला परिषद। और एक जिले के अंदर जितने भी पंचायत होती है उन सबको मिला दिया जाए तो उसको जिला परिषद कहा जाता है। ठीक है, एक गांव का मतलब पंचायत, कुछ गांव का मतलब पंचायत समिति या ब्लॉक मंडल, और पूरे जिले के सभी गांवों को मिला दिया जाए तो जिला परिषद। तो इस तरीके से ये रूरल गवर्नमेंट है। अब अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ये तो हमने पढ़ा किसका, रूरल गवर्नमेंट का।
यानी कि गांव में रहने वाली गवर्नमेंट का। अब हम पढ़ते हैं शहरों की गवर्नमेंट का, जो शहर की अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। दो तरह की गवर्नमेंट होती है अर्बन एरियाज में, म्यूनसिपैलिटीज और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। देखो म्यूनसिपैलिटी क्या होती है, दे आर सेट अप इन टाउन्स एंड आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज। ठीक है, ये टाउन्स में होती है, शहरों में होती है, और इसमें जो लोग काम करते हैं वो इलेक्शन के द्वारा चुने जाते हैं। कंसिस्ट ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन, जो कि लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनसिपैलिटी। जो म्यूनसिपल चेयरपर्सन होता है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हेड होता है। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में खड़ी होती है ना, तो ये बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं या प्रेसिडेंट बनते हैं। तो ऐसे ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो हेड होता है वो म्यूनसिपल का चेयरपर्सन होता है, म्यूनसिपैलिटी का। अब हम देखते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या होता है, दे आर सेट अप इन बिग सिटीज़, ये बड़ी बड़ी शहरों में होता है। एंड आर कंट्रोल बाय इलेक्टेड बॉडीज, और इसको भी जो इलेक्शन में जीतते हैं वो कंट्रोल करते हैं। कंसिस्टेड ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेशन, लोग जो है वो इसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। मेयर इज द हेड ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और इसका जो हेड होता है वो मेयर होता है, उसको मेयर कहा जाता है। मतलब अगर हम मिला के देखें तो म्यूनसिपैलिटीज और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक ही कैटेगरी है। म्यूनसिपैलिटीज जो है वो छोटे शहरों के लिए है, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो बड़े शहरों के लिए बनाई गई है। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये फेडरेशन वाला चैप्टर जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आप इसके नोट्स बनाओ, और नोट्स जो हैं वो आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। क्योंकि बच्चों देखो, जिस बच्चे ने पूरे साल बुक नहीं छुई है, क्योंकि आपको पता है ये साल हमारा कोरोना काल के रूप में निकल गया है, पूरे साल आपने बुक नहीं देखी है, और अब आपका बहुत इम्पोर्टेंट टाइम जो है वो शुरू हो चुका है। अब देखो आपके मई जून में पेपर होंगे, तो पेपर की तैयारी करने के लिए अगर आप अभी से बुक खोलोगे तब भी आपको बुक देख करके सिर में दर्द शुरू हो जाएगा। तो आप यहाँ से नोट्स जो हैं वो ले सकते हो, और इन नोट्स की हेल्प से आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। आई होप समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।